बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोलॉजी का एक और चैप्टर जो कि हमारे साथ है ड्रग अफेक्टिंग हेमाटोलॉजी सिस्टम। ड्रग जो है वो हेमाटोलॉजी सिस्टम पर कैसे अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से ड्रग्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके क्लासिफिकेशन वगैरह को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके। ऑब्जेक्टिव्स, इसके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं ये आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ ड्रग अफेक्टिंग हेमाटोलॉजी सिस्टम, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग यूज्ड एंड हेमाटोलॉजी डिसऑर्डर, डिस्कस द एक्शन ऑफ हेमाटोलॉजी ड्रग ऑन द बॉडी, आइडेंटिफाई एस्पेक्ट एंड एडवर्स रिएक्शन ऑफ द ड्रग affecting hematology system, discuss the nursing responsibility related to drug affecting hematology system and calculate the drug dosage accurately। हेमाटोलॉजी ड्रग, हेमाटोलॉजिक ड्रग्स जो होते हैं वो हम किस लिए, किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि देयर आर न्यूमेरियस एजेंट्स यूज टू मेंटेन, प्रिजर्व एंड रिस्टोर सर्कुलेशन, कि बहुत सारे ड्रग्स है, बहुत न्यूमेरियस एजेंट्स है, बहुत सारे एजेंट्स है जो कि इस्तेमाल होते हैं किस चीज़ के लिए, ताकि मेंटेन रहे, प्रिजर्व रहे, हिफाजत में रहे एंड रिस्टोर रहे, हमारा जो सर्कुलेशन है वो रिस्टोर रहे, हिफाजत में रहे और मेंटेन रहे। The three important dysfunction of blood are thrombosis, bleeding and anemia। Three important dysfunction of blood जो है वो 3 है। इम्पॉर्टेंट डिस्फंक्शन ऑफ ब्लड जो है वो सिर्फ 3 है। फर्स्ट वन क्या है, थ्रोम्बोसिस है, ब्लीडिंग है एंड एनीमिया है। थ्रोम्बोसिस किस चीज़ को कहते हैं, जब ब्लड क्लॉट हो जाए, ब्लीडिंग जब हेमोरेज हो जाए, चाहे वो बॉडी से बाहर निकला हो या बॉडी के अंदर सिक्रीशन हो रही हो ब्लड की, तो उसको हम ब्लीडिंग कहते हैं। एंड एनीमिया किस चीज़ को कहते हैं, जब ब्लड की कमी आ जाए तो उसको हम एनीमिया कहते हैं। तो ये थ्री डिस्फंक्शन ऐसे है जो कि इम्पॉर्टेंट है ब्लड की डिस्फंक्शंस में। आर कॉमनली ट्रीटेड विद वेरियस एजेंट्स, जो कि कॉमनली ट्रीटेड होते हैं बहुत सारे किस्म के एजेंट्स के साथ। जैसे कि हमारे साथ कुछ कॉमन रिव्यू दी है नर्सिस के लिए कि ये एजेंट्स जो है वो ब्लड के इस टाइप के डिस्फंक्शन को ट्रीट कर सकते हैं। एंटीकोगुलेंट्स हो गए जो कि ब्लड क्लॉटिंग के रोक देती है। एंटीप्लेटलेट्स, थ्रोम्बोलाइटिक, एंटी हाइपरलिपिडेमिक एंड एंटी एनेमिक ड्रग टू ट्रीट ब्लीडिंग। ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं, जो कि कॉमनली रिव्यू डालेंगे हम इस ड्रग्स पे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं, एक एक के डिस्कस करेंगे। ब्लड कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो ये आप लोगों को पता है कि एरिथ्रोसाइट्स है जिसको हम आरबीसीज भी कह सकते हैं, ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज है, प्लेटलेट्स है एंड प्लाज्मा है। तो ये 4 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि ब्लड कंपोनेंट्स हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, प्लाज्मा जो है वो ब्लड में प्रेजेंट है, रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट है, कितने 55%। ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स जो है वो लेस देन 1% है एंड जो रेड ब्लड सेल्स है वो 45% प्रेजेंट है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये आप लोग एमसीक्यूज में क्या करें, एमसीक्यूज में ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए हाईलाइट कर सकते हैं। दूसरी साइड पे अगर देख ले तो ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा जो है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा में हमारे साथ वाटर आते हैं, प्रोटीन आते हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स आते हैं। बफी कोट्स में क्या आता है, ये बफी कोट है, इसमें हमारे साथ वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आते हैं जो कि 1% है। एंड हेमाटोक्राइट्स में रेड ब्लड सेल्स आते हैं। नॉर्मल ब्लड जो है वो 37% टू 47% हेमाटोक्राइट्स प्रेजेंट है फीमेल में, एंड मेल में 42% टू 52% हेमाटोक्राइट्स प्रेजेंट है मेल में। एनीमिया जो होती है जब रेड ब्लड सेल कम हो जाए, ये आप लोग देख सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं एनीमिया। मतलब कि हेमाटोक्राइट की जो लेवल है वो डिप्रेस्ड हो गई है, और जब हेमाटोक्राइट यानी वो रेड ब्लड सेल की लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसको हम कहते हैं फुलीसाइथीमिया जो होती है, उसमें रेड ब्लड सेल की लेवल ज़्यादा हो गई है। ये आप लोग देख सकते हैं। ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए कि पॉलीसाइथीमिया एंड एनीमिया में क्या डिफरेंस है।
प्लेटलेट्स किस चीज़ को कहते हैं? प्लेटलेट्स आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कह सकते हैं और इसका जो फंक्शन है इज टू स्टॉप ब्लीडिंग बाय फॉर्मिंग अ क्लॉट। इसका फंक्शन ये है कि ये ब्लीडिंग को क्लॉट करने से क्या करे, द फंक्शन इज टू स्टॉप ब्लीडिंग। इसका फंक्शन ये है कि ब्लीडिंग को स्टॉप करे, यानी ब्लीडिंग को क्लॉट करती है। ब्लीडिंग के क्लॉटिंग के फैक्टर्स है, ये ब्लीडिंग क्लॉटिंग फैक्टर है, ब्लीडिंग को क्लॉट करती है। द नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट इज, जो नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट है तो 1,50,000 to 4,50,000 के पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में है। मतलब इसकी नॉर्मल जो वैल्यू है वो ये है। ये आप लोग MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक सिल्क जो है वो जख्मी हो गया है, ब्लड टिश्यूज है ये जख्मी हो गया है, यहाँ पर क्लॉट आ रहा है। तो ये क्लॉट जो आई है ये किस वजह से आई है? क्योंकि प्लेटलेट्स जो है वो इसके ऊपर आए हैं और जब प्लेटलेट्स आ गए हैं तो प्लेटलेट्स ने इसके ब्लड को क्लॉट किया है और जब ब्लड क्लॉट किया है तो ये आप लोग देख सकते हैं सेल दोबारा से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। What is coagulation of blood? ब्लड की coagulation अब क्या है? Coagulation और clotting is the process by which blood form clot. Coagulation या clotting एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ब्लड जो है वो क्लॉट बनाना पड़ता है, ब्लड को क्लॉट बनना पड़ता है या ब्लड क्लॉट बनाता है, यानी ब्लड जो है वो स्टॉप करने की, मतलब ब्लड को स्टॉप करता है। क्लॉट जो होती है वो क्या है? क्लॉट इज अ जेल लाइक मास फॉर्म बाय प्लेटलेट्स। क्लॉट जो है ये हमारे साथ एक जेल लाइक फॉर्म होता है जो कि प्लेटलेट्स की वजह से बन जाता है। एंड पेब्रिन इन द ब्लड, या पेब्रिन एंड प्लेटलेट्स की वजह से एक जेल लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है ब्लड के ऊपर और इससे फिर ब्लड की स्टॉप फेज हो जाती है, मतलब ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। क्लॉटिंग फैक्टर क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर एंड एंटीकोगुलेंट आर मेड इन द लीवर। जो क्लॉटिंग फैक्टर है जिसको हम प्लेटलेट्स एंड फिब्रिन भी कह सकते हैं या एंटीकोगुलेंट्स हो गए, ये लीवर में बनते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू टर्न ऑन एंड और ऑफ एज नीडेड। अगर हमें किसी भी क्लॉटिंग फैक्टर की अगर ज़रूरत हो तो वो टर्न ऑन हो जाती है, अगर क्लॉटिंग फैक्टर की ज़रूरत ना हो तो वो टर्न ऑफ हो जाती है। यानी ब्लीडिंग के दौरान क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो टर्न ऑन हो जाती है, जब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए तो फिर ये टर्न ऑफ हो जाती है। तो इसकी ये एबिलिटी है। What is thrombosis? Thrombosis किस चीज़ को कहते हैं? Coagulation or clotting of the blood in a part of the circulation system is thrombosis. यहाँ पे लिखा गया है कि जो कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड होती है ये एक हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है और ये इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस। ठीक है, कोगुलेशन एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं? जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है, ब्लड का एक पार्ट है, इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस। द फॉर्मेशन और प्रेजेंस ऑफ द ब्लड क्लॉट इन अ ब्लड वेसल्स, जो कि फॉर्मेशन देती है या प्रेजेंस होती है ब्लड क्लॉट, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ये ब्लड में प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती है। तो वेसल्स में भी एनी वेन और आर्टरी, वेसल जो है तो ये हमारे साथ एनी पार्ट ऑफ द, मतलब वेसल जो है ये वेन भी हो सकती है या आर्टरी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल इन डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो डीप वेन होते हैं तो उसको में थ्रोम्बोसिस हो जाती है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस उसको हम कहते हैं जब डीप वेन में क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट हो तो उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, और कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस भी कह सकते हैं। द क्लॉट इटसेल्फ इज टर्म एज, और ये जो क्लॉट होती है, ये जो क्लॉट फैक्टर होती है इसको हम नेम दे सकते हैं थ्रम्बस, इसका नेम होता है थ्रम्बस और इस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस। तो ये आप लोगों ने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। ये आप लोग देख सकते हैं ये हमारे साथ प्लेटलेट्स है और फिब्रिन है। जब ब्लड जब ब्लड स्टार्ट हो जाए किसी पार्ट ऑफ द बॉडी से, यानी ब्लीडिंग स्टार्ट है, तो तब जो प्लेटलेट्स और फिब्रिन आते हैं ये हमारे साथ एक इसी तरह से शेप बना देती है रेड ब्लड सेल पे और ब्लीडिंग को स्टॉप कर देती है, जिसको हम थ्रम्बस कह सकते हैं। What is a coagulation of blood? ब्लड के कोगुलेशन किस चीज़ को कहते हैं? कोगुलेशन और क्लॉटिंग इज अ प्रोसेस बाय विच ब्लड फॉर्म क्लॉट। कोगुलेशन और क्लॉटिंग जो होती है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए व्हाट इज एम्बोलिज्म? अब एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोलिज्म तो हमने डिस्कस किया, अब एम्बोलिज्म क्या है? इन एम्बोलिज्म इज द स्टिकिंग ऑफ इन एम्बोलिज्म इन ब्लड वेसल।
एम्बोलिज्म जो है ये हमारे साथ एक स्टिकिंग होता है, एम्बुलस का स्टिकिंग होता है ब्लड वेसल में। जब ब्लड वेसल में एम्बुलस स्टिक हो जाए तो उसको हम कहते हैं एम्बोलिज्म। द एम्बुलस में बी अ ब्लड क्लॉट। एम्बुलस जो है ये हमारे साथ एक ब्लड क्लॉट है, यानी ये भी थ्रम्बस है। आप अ फ्लैट ग्लोब्यूल फैट एम्बोलिज्म। अगर फैट ग्लोबुल का थ्रम्बस हो तो उसको हम फैट एम्बोलिज्म कहते हैं। अगर एयर का हो तो इसको हम गैस एम्बोलिज्म कहते हैं, या अदर मटेरियल का हो तो इसी तरह से हम फिर नेम देते हैं। तो ये भी एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि अगर थ्रम्बस जो है वो बबल ऑफ एयर से हो तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम गैस एम्बोलिज्म कह सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं जो एम्बोलिज्म होती है तो ये ब्लड वेसल्स में भी ब्लड स्ट्रीम में भी मूव कर सकता है। ये एक एम्बोलिज्म है और ये ब्लड जो वेसल है उसमें भी क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है। एम्बुलस बिकम लॉक्ड एज वेसल्स नैरो। अगर वेसल जो है वो नैरो हो गया तो ये यहाँ पे स्टक हो जाएगा, यहाँ पे ये रह जाएगा, ये पे फर्दर मूव नहीं कर सकता। इम्पॉर्टेंट टू नो। अब कुछ ऐसे बातें हैं जो कि हमारे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बातें आप लोगों को ज़रूर इसकी जानने की ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको जानिए। फर्स्ट क्या है, प्रोथ्रम्बिन। प्रोथ्रम्बिन किस चीज़ को कहते हैं? प्रोथ्रम्बिन जो है ये हमारे साथ एक प्रोटीन होता है जो कि लीवर से प्रोड्यूस होते हैं। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। प्रोथ्रम्बिन जो होती है ये प्रेजेंट होती है कहाँ पे, ब्लड प्लाज्मा में, और ये कन्वर्ट हो जाती है एक्टिव थ्रोम्बिन में। जब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो इसको हम फिर थ्रोम्बिन कहते हैं। प्रोथ्रम्बिन कन्वर्ट होती है एक्टिव फॉर्म में तो उसको हम थ्रोम्बिन कहते हैं। और ये कब कन्वर्ट होती है एक्टिव फॉर्म में, जब कोगुलेशन होती है। प्रोथ्रम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन बाय अ क्लॉटिंग फैक्टर। एक क्लॉटिंग फैक्टर के जरिए से प्रोथ्रम्बिन जो है ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होती है, जिसको उस क्लॉटिंग फैक्टर को हम कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर 10। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी याद रखने हैं। 3 ऐसे किस्म की क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है क्लॉटिंग फैक्टर 1 जिसको हम क्या कह सकते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर 1 जिसको हम फिब्रोनिजिन कहते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर 2 जिसको हम प्रोथ्रम्बिन कहते हैं, और क्लॉटिंग फैक्टर 10 जिसको हम प्रोथ्रम्बिनेज कहते हैं। तो ये आप लोगों ने ये तीनों को याद रखने हैं, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। फंक्शन ऑफ थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन का फंक्शन क्या है? तो थ्रोम्बिन का फंक्शन क्या है? इट इज एन एंजाइम दैट कॉज द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बाय कन्वर्टिंग फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। ये एक ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि काज करती है क्या, द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बाय कन्वर्टिंग फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, जो कि फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करती है फिब्रिन में। और फिब्रिनोजन जो है ये एक इनएक्टिव फॉर्म है, जब कन्वर्ट हो जाए फिब्रिन में तो ये फिब्रिन जो है ये हमारे साथ एक एक्टिव फॉर्म बन जाता है। प्रोथ्रम्बिन एक्टिवेटर। अब प्रोथ्रम्बिन एक्टिवेटर क्या है? तो प्रोथ्रम्बिन एक्टिवेटर इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ coagulation factor that function as catalyze प्रोथ्रम्बिन एंड टू प्रोथ्रम्बिन। जो प्रोथ्रम्बिन है ये कन्वर्ट हो जाती है थ्रोम्बिन में। जो थ्रोम्बिन जो है हमारे साथ एक एक्टिव फॉर्म है। जब प्रोथ्रम्बिन को हम एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं ड्यूरिंग कोगुलेशन तो ये कन्वर्ट होती है किस चीज़ में, थ्रोम्बिन में। ये आप लोगों ने याद रखने हैं। फाइब्रोजिन। फाइब्रोजिन क्या है? फाइब्रोजिन इज द मेजर प्लाज्मा कोगुलेशन फैक्टर। ये हमारे साथ एक मेजर प्लाज्मा कोगुलेशन फैक्टर है फिब्रिनोजन। एंटीथ्रोम्बिन क्या है? एंटीथ्रोम्बिन इट इज अ स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट एक्टिवेट्स सेवरल एंजाइम ऑफ द कोगुलेशन सिस्टम। और ये फैक्टर हमारे साथ कौन कौन से है? फैक्टर 2A, फैक्टर 9A एंड फैक्टर 10A। ये एक्टिव फॉर्म होता है। ए का मतलब है एक्टिव फॉर्म। स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉटिंग के कुछ स्टेजेस हैं जो कि आप लोगों ने याद रखने हैं। फर्स्ट 3 स्टेजेस है। द फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रम्बिन एक्टिवेटर। फर्स्ट में क्या होता है? प्रोथ्रम्बिन का एक्टिवेशन हो जाता है। दिन प्रोथ्रम्बिन जो है ना वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यानी थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद फिब्रिनोजन जो है ना वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिसको हम कहते हैं फिब्रिन। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि ब्लड क्लॉटिंग जो है ये 3 स्टेजेस के जरिए से हो जाता है। ये एक डायग्राम है।
अब जो ब्लड क्लॉटिंग का मेथड है तो वो 3 तरीक़ों से होता है। द फर्स्ट वन इज़ इंट्रिंसिक पाथवे होती है, दूसरा जो है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे है और थर्ड वन ये वाला पाथवे है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे इंट्रिंसिक पाथवे की। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या हो जाता है, जो एंडोथेलियल डैमेज प्लस कोलेजन एक्सपोजर, जो क्लिक्रीन जो होती है, क्लिक्रीन एक्चुअली क्या है, क्लिक्रीन जो है ये एक्चुअली ये ग्रुप ऑफ एंजाइम है जो कि कोगुलेशन एक्टिव है, मतलब कोगुलेशन को एक्टिव करती है, कोगुलेशन के एक्टिवेटर है, ये कोगुलेशन को एक्टिव करती है। और ये जो दूसरा लिखा हुआ है कि HMW, तो इसका मतलब ये है कि हाई मॉलिक्यूलर वेट किनोजिन। तो ये हाई मॉलिक्यूलर वेट किनोजिन है, ये क्या कर देती है, ये एक्टिवेट कर देती है 12 कोफैक्टर को। 12 कोफैक्टर जब एक्टिव हो जाती है तो 12 कोफैक्टर ए बन जाता है। जब 12 कोफैक्टर फिर आगे 11 कोफैक्टर को एक्टिव कर देती है, फिर 11 कोफैक्टर ए बन जाता है। फिर उसके बाद जब कैल्शियम की रिमूविंग जब कर देती है तो कैल्शियम की रिमूविंग की वजह से जो 9 कोफैक्टर है वो एक्टिव हो जाती है। 9 कोफैक्टर से फिर एक्टिव हो जाती है, ये जब 9 कोफैक्टर जब एक्टिव हो जाए तो 9 कोफैक्टर ए बन जाता है। इसी तरह से फिर कैल्शियम की रिमूव को 10 कोफैक्टर ए एक्टिवेट हो जाती है, और जब 10 कोफैक्टर ए एक्टिवेट हो जाए तो थ्रोम्बोपिन एक्टिवेटर बन जाता है, थ्रोम्बोपिन एक्टिवेटर बन जाता है। अगर एक्सट्रिंसिक पाथवे की हम बात करें तो इसी तरह से ये जो इंट्रिंसिक पाथवे है ये एंडोथेलियल डैमेज हो जाता है, मतलब इंटरनल बॉडी में जब वेसल्स के अंदर ही जब टिश्यू डैमेज हो जाए तो उस दौरान ये पाथवे अख्तियार कर देती है। लेकिन जब एक्सट्रिंसिक पाथवे हो जाए, एक्सट्रिंसिक मतलब कि टिश्यू में कोई ट्रॉमा या डैमेज वगैरह आ जाए, टिश्यू में या थ्रोम्बोप्लास्टिन हो जाए, तो उस दौरान क्या हो जाती है, उस दौरान ग्लाइकोप्रोटीन बन जाती है। ग्लाइकोप्रोटीन जो है ना वो एक्टिव कर देती है 10 कोफैक्टर को। 10 कोफैक्टर जब एक्टिव हो जाए तो उसके बाद कैल्शियम की रिमूविंग से की वजह से 5 कोफैक्टर एक्टिव हो जाती है, और 5 कोफैक्टर जब एक्टिव हो जाए तो ये क्या कर देती है, ये थ्रोम्बोपिन को एक्टिवेट कर देती है। ये हमारे साथ तो फर्स्ट स्टेज था। जो थ्रोम्बोपिन है ये एक्टिवेट कर देती है, थ्रम्बिन बन जाती है। इससे जब ये एक्टिव हो जाए तो ये थ्रम्बिन बन जाती है। ये स्टेज 2 था। और स्टेज 3 में हमारे साथ क्या हो जाता है, जो फाइब्रोजिन ए है, फाइब्रोजिन ए से फिब्रिन बन जाती है। फिब्रिन जब बन जाए तो ये क्या कर देती है, ये टाइटली ब्लड क्लॉटिंग जो है वो बना देती है, यानी ब्लड को टाइटली क्लॉट कर देती है। तो ये हमारे साथ एक पाथवे है किस चीज़ का, ब्लड क्लॉटिंग का। अब अगर दूसरी साइड पे आ जाए, तीसरा पाथवे जो है वो ये है कि प्लेटलेट्स बन जाए, प्लेटलेट से फिर फास्फोलिपिड्स, और फास्फोलिपिड से वही थ्रोम्बोपिन एक्टिवेटर हो जाती है। थ्रोम्बोबिन से फिर थ्रम्बिन, और थ्रम्बिन से इसी तरह से फिब्रिन। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कोफैक्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 कोफैक्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पिछले स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया। एंटीकोगुलेंट्स एजेंट्स जो है वो अब 3 टाइप ऑफ एंटीकोगुलेंट एजेंट यहाँ पे बताए गए हैं कि एक है हेपरिन, एक है वारफरिन, और एक है रिवारोक्साबिन। हेपरिन जो है ये कौन सी ड्रग है, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर वारफरिन को और फिर रिवारोक्साबिन को। तो एंटीकोगुलेंट्स आर 2 सब्सटेंस विच प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ ब्लड। एंटीकोगुलेंट्स कौन से सब्सटेंस होते हैं, एंटीकोगुलेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि कोगुलेशन ऑफ ब्लड को प्रिवेंट कर देती है, मतलब ब्लड के कोगुलेशन नहीं करने देती। एंटीकोगुलेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। एंटीकोगुलेंट जो है ये 3 टाइप के हैं। द फर्स्ट वन इज एंटीकोगुलेंट्स यूज्ड टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड द बॉडी। जब इनसाइड द बॉडी एंटीकोगुलेंट जो है ना वो ब्लड को क्लॉटिंग करने से प्रिवेंट करे तो उसको हम कहते हैं इन वीवो। इन वीवो मतलब इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमारे साथ एग्जांपल है वारफरिन। दूसरा है एंटीकोगुलेंट यूज्ड टू प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड दैट इज कलेक्टिंग फ्रॉम द बॉडी। दूसरा ये कि जो बाहर आउटसाइड ऑफ द बॉडी जो ब्लड होती है, जिसको ब्लड से कलेक्ट करके, जिसको बॉडी से कलेक्ट करके ब्लड किसी ट्यूब में डाल देते हैं, जिसको हम EDTA ट्यूब भी कह सकते हैं, जिसमें हम ब्लड कलेक्शन कर देती है टेस्ट के लिए एक्सेट्रा, तो उसको हम कहते हैं इन विट्रो। इन विट्रो मतलब आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी। तो उसको कलेक्ट करने से, उसको क्लॉटिंग करने से प्रिवेंट करती है। तो वो क्या है, वो हमारे साथ आती है हेपरिन। हेपरिन ऐसे है कि ये इंटरनल बॉडी में भी अगर क्लॉटिंग है तो उसको भी प्रिवेंट कर देते हैं, और
आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी भी ये क्या कर देते हैं, इन विट्रो भी है और इन विवो भी है। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि हेपेरिन जो है ये इन विट्रो भी है और इन विवो भी है। Anticoagulants and antiplatelets agents are medication that reduce blood clotting in the artery, vein and the heart. एंटीकोगुलेंट जो है या एंटीप्लेटलेट्स जो है ये ऐसे एजेंट्स होते हैं, ऐसे मेडिकेशंस होते हैं, ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि रिड्यूस करते हैं ब्लड को क्लॉटिंग से। ब्लड क्लॉटिंग इन एन आर्टरी में या वेन में या हार्ट में ब्लड को क्लॉटिंग से उसकी क्लॉटिंग को रिड्यूस कर देती है, उसकी क्लॉटिंग को प्रिवेंट कर देती है, उसकी क्लॉटिंग को रिड्यूस यानी कम कर देती है। अब हमारे साथ क्या है, EDTA है। तो EDTA में क्या है, इथाइलिन डाइनिन टेट्रा एसिटिक एसिड होते हैं जो कि क्या कर देती है, इससे हम रिमूव कर देते हैं कैल्शियम को। इसमें कुछ ऐसे आयंस प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड को कैल्शियम मतलब ब्लड से कैल्शियम को क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। और जब ब्लड से कैल्शियम रिमूव करते तो वो फिर क्या नहीं होती, फिर उसकी क्लॉट नहीं बन जाती, वो फिर कुछ टाइम के लिए क्या रह जाती है, मतलब क्लॉटिंग फैक्टर उससे रिमूव हो जाती है, वो फिर क्लॉट नहीं बन जाती। ये भी वही डायग्राम है जो कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, बिल्कुल वही स्लाइड से उठाया है और यहाँ पे डाला है। हेपेरिन, अब हम डिस्कस करेंगे हेपेरिन। हेपेरिन क्या है, हेपेरिन इज़ अ नेचुरली प्रोड्यूसिंग एंटीकोगुलेंट इन द बॉडी। हेपेरिन जो है ये एक नेचुरली प्रोडक्ट है जो कि क्या कर देती है, एंटीकोगुलेंट प्रोडक्ट है, मतलब बॉडी के अंदर भी और बॉडी के बाहर भी हम यूज़ कर सकते हैं एज एंटीकोगुलेंट प्रोडक्ट। इट इज़ प्रोड्यूस बाय मास्ट सेल। ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, मास्ट सेल से ये प्रोड्यूस होते हैं। और एंड बेसोपेल और मास्ट दोनों सेल से ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हेपेरिन है ये हम इस डायग्राम के ज़रिए से जल्दी से समझ जाएंगे। तो आइए डायग्राम के ज़रिए से पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि हेपेरिन क्या कर देती है, फर्स्ट ये सप्रेस कर देती है थ्रम्बीन के एक्शन को। जब थ्रम्बीन के एक्शन को, ये इसके दो फंक्शन होते हैं, एक ये कि ये सप्रेस करती है थ्रम्बीन के एक्शन को और दूसरा ये कि ये एक्टिवेट करती है क्लॉटिंग फैक्टर 9, 10, 11 एंड 12। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखते हैं कि हेपेरिन के दो फंक्शन है, एक है सप्रेस थ्रम्बीन एक्शन और दूसरा क्या है, दूसरा है कि ये एक्टिवेट कर देती है क्लॉटिंग फैक्टर 11, 9, 10, 11, 12 को। फिर तीसरा पाथवे क्या है, तीसरा जो पाथवे है ये क्या कर देते हैं, अगर ब्लड को क्लॉटिंग से बचाने के लिए 3 फंक्शन ये परफॉर्म कर देती है। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और तीसरा ये है कि ये एक्टिवेट करती है एंटीथ्रोम्बिन 3 को और फिर रिमूव कर देती है उससे थ्रम्बीन को। जब थ्रम्बीन को रिमूव करे तो यहाँ पे नो ब्लड क्लॉटिंग होगी। हेपेरिन फार्माकोकाइनेटिक। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे हेपेरिन के फार्माकोकाइनेटिक की। तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस चीज़ के ज़रिए होती है, वो कि ये किस तरह से इजीली बायो अवेलेबिलिटी में मतलब अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स पोलरिटी, इसकी पोलरिटी की वजह से ये इसकी जो साइज़ होती है वो लार्ज होती है। ये जो है ना, ये क्रॉस मेम्ब्रेन होता है उसको इजीली क्रॉस नहीं कर सकते। दूसरा ये कि ये JIT ट्रैक में भी मतलब वहाँ पे भी ये बहुत मुश्किल से पहुँच जाती है, तो वहाँ से भी ये इजीली डाइजेस्ट फिर नहीं होती। कंसेक्टिवली हेपेरिन कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इफ गिवन ओरली। अगर हम ओरली इसको एडमिनिस्टर करें तो ये कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो इसको इसलिए इंजेक्शन के थ्रू देना पड़ता है, या तो IV या सबकॉटिनियस, दोनों फॉर्मों में मौजूद है। सिंस इट कैन नॉट क्रॉस मेम्ब्रेन, इस वजह से ये क्यों हम IV के थ्रू देते हैं या सबकॉटिनियस के थ्रू, क्योंकि ये मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकती। दूसरा ये, अगर ये मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकती तो इसका मतलब ये है कि ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस नहीं कर सकते। अगर प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती तो ये ब्रेस्ट मिल्क में भी एंटर नहीं होती, और जब ये ब्रेस्ट मिल्क में एंटर नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि ये प्रेगनेंसी में भी कंट्रा इंडिकेटेड है, मतलब प्रेगनेंसी में भी ये गिवन कर सकते हैं। मेडिकेशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। अब मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन इसकी कैसी हो जाती है, यानी इसको हम कैसे बॉडी से रिमूव कर देते हैं। तो हेपेरिन अंडरगोज हेपेटिक मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीट थ्रू रेनल रूट। ये रेनल रूट के ज़रिए से मेटाबॉलिज्म इसकी और एक्सक्रीशन मेटाबॉलिज्म इसकी हेपेटिक रूट से होती है, जबकि एक्सक्रीशन इसकी पर रेनल रूट से हो जाती है, यानी किडनी के ज़रिए से ये एक्सक्रीट हो जाती है। अंडर नॉर्मल कंडीशन द हाफ लाइफ इज शॉर्ट। इसकी जो हाफ लाइफ है वो 1.5 आवर है, बहुत शॉर्ट हाफ लाइफ है। However, in patient with hepatic, अगर हेपेटिक या रेनल डिजीज़ का कोई पेशेंट है तो उसमें ये हाफ लाइफ स्पीड इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि उसकी मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन जल्दी से फिर नहीं हो जाती।
एडवर्स इफेक्ट एंड कंट्रा इंडिकेशन। अब इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है और कंट्रा इंडिकेशन क्या है। हेमोरेज हो सकती है, हेमोरेज मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, ब्राउजिस या पेटिचिया या हेमेटोमास। तो ब्राउजिंग किस चीज़ को कहते हैं कि अंडर स्किन जो है ना वो हो सकती है, यानी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। पेटिचिया हो सकती है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये स्किन पे निशाने बने हुए हैं, तो इस तरह से निशाने बन सकते हैं। और हेमेटोमास भी हो सकती है। हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है तो अगर किसी पेशेंट को हम रेगुलरली हेपेरिन देते हैं तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकती है, यानी प्लेटलेट्स की कमी आ सकती है। इसकी प्रिकॉशन क्या है। अगर प्रिकॉशन की बात करें तो हेमोफीलिया, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ वगैरह, इससे प्रिकॉशन, इसकी प्रिकॉशन में क्या है इंडिकेटेड है। कंट्रा इंडिकेशन क्या है। हेपेरिन इज कंट्रा इंडिकेटेड फॉर पेशेंट विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के पेशेंट के लिए ये कंट्रा इंडिकेटेड है, मतलब ये हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया काज कर देती है, तो इस वजह से उसकी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को और भी बढ़ा सकती है। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम APPT, जो APPT है यानी एक्टिवेशन पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इसकी है तो वो 30 to 40 सेकंड है। इसकी रेंज क्या है 30 to 40 सेकंड है, नॉर्मल रेंज इसकी 30 to 40 सेकंड है। और जो PT है प्रोथ्रम्बिन टाइम है तो उसकी रेंज 11 to 14 सेकंड है। ये आप लोगों ने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। हेपेरिन क्लिनिकल एप्लीकेशन, इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है तो ये हम गिवन कर सकते हैं प्रोपाइलेक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेनस थ्रोम्बोसिस। अगर किसी को वेनस थ्रोम्बोसिस है, DVT है, तो उस दौरान हम ये एज अ प्रिवेंशन फॉर्म में भी दे सकते हैं और ट्रीटमेंट के लिए भी दे सकते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म PE जिसको हम कहते हैं, उस दौरान भी दे सकते हैं। पेरिफेरल आर्टेरियल एम्बोलिज्म में भी दे सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव DVT एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म उसमें भी दे सकते हैं। एंड अगर हम DIC का क्या मतलब है, DIC डिसेमिनेट इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन अगर है तो उस दौरान भी ये हम दे सकते हैं, मतलब उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम दे सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ क्लॉटिंग इन सर्जरी के क्लॉटिंग, सर्जरी में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसके क्लॉटिंग के बचाव मतलब ब्लीडिंग को बचाव के लिए एज अ क्लॉटिंग फैक्टर भी हम दे सकते हैं। एंटीकोगुलेंट एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम मतलब डायलिसिस वगैरह हो रही है तो उस दौरान भी हम ये एज अ एंटीकोगुलेंट यूज़ कर सकते हैं कि कहीं उस मशीन में एंटीकोगुलेंट मतलब कहीं उस मशीन में ब्लड क्लॉट ना हो जाए। जो डायलिसिस का मशीन होता है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जो पाइप होते हैं, जो ट्यूब होते हैं, उसमें कहीं ब्लड क्लॉट ना हो जाए तो उस दौरान भी हम ये दे सकते हैं। प्रोटामीन सल्फेट फॉर हेपेरिन ओवरडोज, अगर हेपेरिन ओवरडोज हो जाए तो उसके लिए एंटीडोट का आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक पेशेंट का जो हेपेरिन है वो ओवरडोज हो जाए तो उसका डेथ पे अगर हो सकती है, तो उस दौरान आपने कौन सा एंटीडोट यूज़ करना है। तो आपने एंटीडोट यूज़ करना है प्रोटामीन सल्फेट। प्रोटामीन सल्फेट का जो 1 यूनिट होता है वो अगर हम दे दें एक पेशेंट को तो उसका 1 यूनिट 1 ml के बराबर होता है, और ये हम 1 आवर के लिए सिर्फ 1 यूनिट दे सकते हैं। मतलब ये यूनिट्स में आते हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट, इसका इस तरह से यूनिट्स होते हैं। तो अगर हम 1 ml दे दें तो इसका मतलब ये है कि 1 आवर के लिए सिर्फ 1 ml ही हम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो आप लोगों ने ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें रिमेंबर रखना है। स्लाइड में सिर्फ एक MCQs आ सकता है कि प्रोटामीन सल्फेट जो है ये हेपेरिन का एंटीडोट है। नर्सिंग कंसिडरेशन में हम बात करेंगे कि द नर्स ऑब्टेन बेस लाइन वाइटल साइन एंड फिजिकल असेसमेंट। नर्स को चाहिए कि वो वाइटल साइन को चेक करे, फिजिकल असेसमेंट ले। दूसरा ये कि वो लेबॉर्ट्री के टेस्ट वगैरह को चेक करे, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कैसा है, ठीक है कि नहीं। प्लेटलेट्स काउंट को चेक करें कि कहीं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो नहीं है। एंड एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन को भी चेक करें, APPT जिसको हम कहते हैं। एंड क्लॉटिंग टाइम को भी हम चेक कर सकते हैं इस दौरान, ताकि कहीं पेशेंट का कहीं ऐसा ना हो कि उसका जो ब्लड है ब्लीडिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो और हम और भी ब्लीडिंग जो है ना वो एज अ डायलिसिस दे या कोई और प्रोसेस करें। दूसरा ये कि मॉनिटर साइन ऑफ ब्लीडिंग के साइन को हम मॉनिटर करेंगे, कहीं हेमेचूरिया वगैरह तो नहीं हो रही है, एपिटेक्सिस नहीं हो रही है। एपिटेक्सिस का क्या मतलब है कि
नोज से कोई ब्लीडिंग तो स्टार्ट नहीं है, उसको एपिटेक्सिस कहते हैं। इक्मोसिस तो नहीं हो रहा है, हाइपोटेंशन। इक्मोसिस किस चीज़ को कहते हैं, यानी अंडर स्किन कोई ब्लीडिंग तो स्टार्ट नहीं है, या हाइपोटेंशन ब्लीडिंग की ये भी साइन है। या ऑकलेट टेस्ट करेंगे स्टूल का, जो कि माइक्रोस्कोप के ज़रिए कर देते हैं। जब नेक्ड आई से स्टूल में ब्लड दिखाई ना दे तो तब हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए से स्टूल को चेक करते हैं, ताकि कहीं ब्लड तो इसमें नहीं है। हैव अवेलेबल एंटीडोट्स को चेक करेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पेशेंट को हेपरीन दें और वो ओवरडोज हो जाए, तो तब आप लोगों के पास कोई एंटीडोट है कि नहीं, यानी प्रोटामीम सल्फेट है कि नहीं। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू नॉट टू यूज़ एनी ओवर द काउंटर ड्रग। और क्या करेंगे, अपने क्लाइंट को अपने पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि कोई भी काउंटर पे जो ड्रग है वो आप इस तरह से यूज़ ना करें, बल्कि पहले फिजिशियन को नोटिफाई करें और फिर उसको यूज़ करें। विदाउट नोटिफिकेशन आप लोगों ने ये यूज़ नहीं करना है। चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए